नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। सुभाष चंद्र बोस की 157वीं जयंती है और सुबह सीएम धामी माल्यार्पण करेंगे। सीएम आवास पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। 12 बजे कृषि कार्यशाला में शामिल होंगे और जोशीमठ में राहत बचाव कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। तो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती है और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनको नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद 12 बजे कृषि कार्यशाला में शामिल होंगे। जोशीमठ में राहत बचाव कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सबसे पहले उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके नमन करेंगे, माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद जोशीमठ में राहत बचाव कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आज उनकी होनी है। बढ़ते आगे रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी का शानदार नजारा देखने को मिला। पूरी तरह से बर्फ से ढके नंदी महाराज केदारपुरी में करीब 5 फीट तक बर्फ जमी। मंदिर शिखर से लेकर प्रांगण तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो रुद्रप्रयाग स्थित केदारपुरी में बर्फबारी का दौर जारी है। पूरे केदारनाथ धाम में बर्फबारी का ऐसा शानदार नजारा दिख रहा है जैसे मानो कुदरत खुद बाबा का श्रृंगार कर रही हो। देखिए तस्वीरें भी सामने हैं किस तरह से केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई चोटियां नजर आ रही हैं। करीब 5 फीट तक अब तक केदारपुरी में बर्फबारी हो चुकी है। नंदी महाराज बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। केदारनाथ धाम में बर्फबारी। बर्फबारी से केदारपुरी का भव्य नजारा। बाबा केदार का कुदरती श्रृंगार। केदारनाथ धाम में कई दिनों से बर्फबारी का दौर जारी है। कई दिनों से जारी बर्फबारी के बीच रविवार को केदारनाथ की छठा का कहना ही क्या। इन दिनों भले ही केदारनाथ धाम के कपाट बंद हैं और यहाँ किसी भी तरह की चहल पहल नहीं है, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर हर किसी का मन इसे देखने के लिए मचल उठेगा। केदारनाथ धाम में कुदरती सुंदरता का शानदार नजारा देखा जा सकता है। मंदिर के शिखर से लेकर शंकराचार्य की समाधि स्थल सब बर्फ से ढके हुए हैं। पूरी केदार नगरी करीब 5 फीट तक बर्फ से ढक चुकी है। मंदिर के मुख्य द्वार के आगे स्थित नंदी महाराज ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। मंदिर परिसर से लेकर सभी घरों की छतों पर भी बर्फ बिछी हुई है और इतना ही नहीं, बर्फबारी के चलते केदारनाथ आने जाने वाले पैदल मार्ग भी बंद हैं। केदारनाथ धाम में बर्फबारी का ऐसा नजारा दिख रहा है जैसे मानो खुद कुदरत बाबा भोले का बर्फ से श्रृंगार कर रही हो। फिलहाल पूरी केदारपुरी में जिधर भी नजर डालें उधर बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ टीम न्यूज स्टेट। और सीएम पुष्कर सिंह धामी राजस्थान के दौरे पर रहे। देर शाम उन्होंने अजमेर के पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की और जोशीमठ आपदा को लेकर प्रार्थना की। सीएम धामी ने जालौर के भीनमाल में नीलकंठ महादेव मंदिर में भी दर्शन पूजन किए। पुष्कर सिंह धामी रविवार को राजस्थान के दौरे पर रहे। देर शाम अजमेर के पुष्कर में वो ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर पूजा की। इस बीच उन्होंने जोशीमठ को आपदा से बचाने के लिए भगवान ब्रह्मा से गुहार लगाई। मैं आज तीर्थराज पुष्कर जी में ब्रह्मा जी के इस पूज्य स्थल पर आया हूँ। भगवान जो है इस आपदा के समय में सभी की सुख शांति की और जोशीमठ विशेष कर से जो आपदा से अभी प्रभावित हुआ है, आपदा शांत हो, जोशीमठ हमारा उसका संरक्षण हो और पहले की भांति वहाँ का जनजीवन हो। सभी प्रकार की आपदाओं से भगवान हमको मुक्त करें, अपनी कृपा करें। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार अपनी तरफ से जोशीमठ में राहत और बचाव के काम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है।
उन्होंने कहा कि 270 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। साथ ही सरकार दीर्घकालीन योजना पर काम कर रही है। हम लोग अभी चूँकि भारत सरकार की और राज्य सरकार की सभी एजेंसियां वहां पर काम कर रही हैं और 8 एजेंसियां विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण वहां कर रही है। जो बचाव के कार्य हैं, लगभग 270 परिवार अभी तक हम लोगों ने वहां पर सुरक्षित स्थानों पे किए हैं। जो कुछ होटल हैं, सरकारी कार्यालय हैं, अनेकों ऐसे स्थान हैं और दीर्घकालिक योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। सभी लोगों की वहाँ कमेटी बनाई है और सबकी सहमति से आगे पुनर्वास का जो काम है हम करेंगे। इससे पहले सीएम धामी जालौर जिले के भीनमाल में नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन किए और कई कार्यक्रमों में शामिल भी हुए। इस मौके पर उन्होंने राजस्थान के इतिहास और वीरों के पराक्रम का जिक्र भी किया। राजस्थान का इतिहास वीरों से और पराक्रम से, शौर्य से भरा हुआ है और जितना देश की आज़ादी के बाद के कालखंड में पूरे देश के इतिहास में उन वीरों को स्थान दिया जाना चाहिए और जितनी उनकी वीर गाथाओं को प्राथमिकता से हमारे देश के पाठ्यक्रमों में उनको लाया जाना चाहिए। राजस्थान में सीएम धामी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं ब्रह्मा मंदिर प्रबंधन समिति ने उनको जगत पिता ब्रह्मा का छत्र छाया देकर स्वागत किया। टीम न्यूज़ स्टेट। हरिद्वार से बड़ी खबर, मुस्लिम फंड संस्था का संचालक फरार हो गया। करोड़ों रुपए लेकर संचालक फरार हुआ है। 22,000 खाता धारकों के रुपए लेकर फरार हुआ है। ज्वालापुर क्षेत्र के मोहल्ला हज्जाबान में कार्यालय है और कार्यालय के दरवाजे 2 दिन से बंद बताया जा रहे। खाता धारकों ने कार्यालय के बाहर हंगामा किया है। ज्वालापुर पुलिस ने संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और उसकी तलाश शुरू कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, 22,000 खाता धारकों के रुपए लेकर आरोपी फरार हुआ है। ज्वालापुर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। हरिद्वार में मुस्लिम फंड संस्था का संचालक 10,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं का करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया है। फरार अब्दुल रजाक कबीर म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड निधि के नाम से कंपनी का संचालन करता था, जिसका मुख्य कार्यालय हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में है। दरअसल रविवार को जब खाताधारक कार्यालय पर पहुंचे तो संचालक गायब मिला। वहीं खाताधारकों ने कंपनी कार्यालय से लेकर ज्वालापुर कोतवाली तक हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लोगों को शांत करवाया और आरोपी संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि 7 करोड़ से अधिक रुपए का खाताधारक द्वारा इस कंपनी में निवेश किया गया है। क्षेत्र में काफ़ी सारे जो लोग एकत्र हुए और उन्होंने बताया कि उन्होंने कबीर म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड करके कंपनी है जिसके माध्यम से उन्होंने अपने पैसे का निवेश किया हुआ है और काफ़ी वर्षों से इसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और आज वो कंपनी का जो मेन जो उसका देखने वाला मालिक है वो फरार है। इसकी सूचना पर जो पुलिस ने भी प्राथमिक जाँच की तो पता चला कि करीब 20 वर्षों से एक अब्दुल रजाक नाम का व्यक्ति है जिसने रजिस्टर ऑफ कंपनीज में अपनी ये रजिस्टर्ड कराई थी कंपनी और साथ ही साथ इसमें लोगों से धन के निवेश के मामले में छोटे से ज़्यादा धन तक एकत्र किया जा रहा था, जिसमें करीब अभी प्राथमिक जानकारी के अनुसार 10,000 से ज़्यादा लोगों ने निवेश किया था और 7 करोड़ से ज़्यादा का मतलब इन्वेस्टमेंट की हुई थी। क्या जवान है, उनकी मुझे शादी करनी है, उनके पापा नहीं है, पापा का इंतकाल हो गया था। अब मैं जुमेरात से उनका मुस्लिम फंड नहीं खुला और फरवरी में शादी है और मैं सुन रहा कि मैं भाग गए। और एसपी मुखिया पार्टी की सियासी जमीन तलाशते हुए पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। हल्द्वानी पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जोशीमठ मामले में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। उत्तराखंड में सियासी जमीन की तलाश कर रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब रविवार को हल्द्वानी पहुंचे तो उन्होंने जोशीमठ मामले में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। पलायन की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, कितनी बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए। ये आखिरकार सरकार की गलती है जिसकी वजह से लोग पलायन किए हैं और लोग गांव में रुके रहें, अपने नेटिव प्लेस पे रुके रहें, उसके लिए अभी भी सरकार के पास कोई योजना नहीं है।
उत्तराखंड में भर्ती घोटाला और पेपर लीक मामले पर अखिलेश ने कहा कि घोटालों और पेपर लीक का तरीका यूपी के सीएम ने ही उत्तराखंड को बताया होगा। हाँ, उत्तराखंड छोटा है, इसलिए मैंने कहा उत्तराखंड छोटा है, लेकिन घोटाले बड़े हैं यहाँ पर। और ये तो उत्तर प्रदेश से सीखा है पेपर लीक। और मुझे तो ये लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ बता देते होंगे कि पेपर कैसे लीक करना है। वही टेक्निक है, क्योंकि यूपी में पेपर लीक, उत्तराखंड में पेपर लीक। अखिलेश यादव ने कहा कि जल्द ही उनकी पार्टी उत्तराखंड में अपने संगठन को खड़ा करेगी और पार्टी का विस्तार करेगी। ये उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, हमारी ये मानना है। हमारे साथी और काम करेंगे, जो जनता के मुद्दे उनको उठाएंगे और बहुत जल्दी पूरे प्रदेश स्तर के संगठन की बैठक हम लोग करेंगे। एसपी मुखिया ने उम्मीद जाहिर की है कि बीजेपी यूपी के रास्ते केंद्र तक पहुंची है और यूपी से ही बीजेपी दखल भी होगी, जिसकी शुरुआत एसपी करेगी। टीम न्यूज स्टेट। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जोधपुर पहुंचे। उसके बाद एसपी नेता तजेंद्र विर्क के आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान एसपी मुखिया बंद कमरे में कुछ चुनिंदा पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिले। इसके बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश का ढांचा बिगाड़ कर रख दिया है और बीजेपी हटेगी तो देश से बेरोजगारी, महंगाई कम होगी। बीजेपी हटेगी तो देश के लोगों को न्याय मिलेगा। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बिल्कुल फेल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी देश से हटे तभी बेरोजगारी खत्म होगी, भाजपा हटेगी तो महंगाई कम होगी, भाजपा हटेगी तो न्याय मिलेगा। उत्तराखंड के लोगों को ये सोचना चाहिए, जोशीमठ जैसी जगह पूरी धंस गई। आखिरकार ये सरकारें कर क्या रही थी? क्यों पहाड़ खोखले कर दिए? विकास या मुनाफे के लिए ये परवाह नहीं कर रहे पर्यावरण की। और आखिरकार जो EIA था, EIA, उस रिपोर्ट में क्या रहा जिसके कारण इन्हें जो सिक्योरिटी सेफ्टी रखनी चाहिए वो नहीं रखी इन्होंने। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का बीजेपी पर निशाना। बीजेपी के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए। अंकिता हत्याकांड और पार्टी भर्ती घोटाले में सरकार फेल है। बीजेपी सरकार में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। सफेदपोश नेताओं को बचाया जा रहा है। मंत्री और सरकार के बीच में कोई तालमेल नहीं है। जो परीक्षाएं की गई है, जिसमें प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं, इन तमाम भर्तियों की CBI जांच की रिकमेंडेशन राज्य सरकार करे और हाईकोर्ट की सिटिंग जज की देखरेख करे। क्योंकि यदा कदा आप भी कहते हैं कि सफेदपोश संलिप्त हैं, उन चेहरों से भी तो नकाब हटना चाहिए। भगवान राम पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर हरिद्वार के संतों में भारी नाराजगी है। दरअसल कन्नड़ लेखक और तर्कशास्त्री ने वाल्मीकि रामायण का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान राम हर दोपहर अपनी पत्नी सीता के साथ बैठकर शराब पीते थे। KS भगवान के इस बयान के बाद संत समाज में काफी गुस्सा है। संतों ने इस लेखक पर कार्रवाई की मांग की है। तो भगवान राम पर विवादित बयान के बाद संतों में अब काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। संतों ने लेखक पर कार्रवाई की मांग की। KS भगत के द्वारा यह किताब लिखी गई है, जिन पर अब संतों के द्वारा कार्रवाई की मांग की जा रही है। भगवान राम का जो चरित्र लिखा वाल्मीकि जी या तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आता कि इन्होंने शराब पी है या माता जानकी के साथ बैठकर उन्होंने किसी प्रकार का कोई नशा किया है। ये केवल कम्युनिस्ट विचारधारा के लेखक हैं और इनका उद्देश्य है केवल ऐसे जो जिनको पूजा जाता है देवी देवताओं को, उनके बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी कर सस्ती सुर्खियां कैसे बटोरी जाए, केवल इसके पीछे यही उद्देश्य है। मैंने तो नाम आपसे पहली बार सुना और भगवान न करे ऐसा प्रश्न मुझसे कोई पूछे। हमारे लिए राम क्या पूजनीय शब्द बहुत छोटा है, वंदनीय है, हमारे प्रातः स्मरणीय है। और माँ सीता के चरणों की धूल के बराबर भी आज ऐसे विभूतियाँ उपलब्ध नहीं जो माँ सीता के चरणों की। और ये सब शराब का नाम लेना क्या बोलते हैं, ओहो, बड़ी तकलीफ की बात है। मैं घोर निंदा करता हूँ उसकी।
ऐसे लोग इस प्रकार की टिप्पणी कर केवल और केवल लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पहले तो उन्हें अपने नाम के पीछे से भगवान शब्द हटा लेना चाहिए। दूसरा, ऐसे लोगों के प्रति भारत सरकार को जल्द से जल्द ऐसे कड़े नियम बनाकर ऐसे लोगों को भारत से बाहर निकालना चाहिए या उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और खबरें लगातार जारी, रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चले आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में कुश्ती दंगल में उत्तराखंड के पहलवान राजू थापा ने बाजी मारकर ट्रॉफी के साथ ही 25,000 का नगद पुरस्कार अपने नाम किया है। उत्तरायणी मेले में पहली बार कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। द्वितीय समापन दिवस में 12 मैच खेले गए, जिसमें यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश व नेपाल के पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। और इसको इतनी सराहना मिलेगी हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन तभी भी इतने लोग यहाँ पर देखना है। बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयास रहा है। आगे आने वाले इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और मैंने देखा है कल के रात के अंदर जितने भी टाइम वो दंगल चलाया था, बहुत उत्साहित होकर, बहुत रोमांचित होकर यहाँ पर ये मुकाबला देख रहे थे। फाइनल मुकाबले में जो हमारे राज्य के हैं अच्छे पहलवान हैं, वो विजयी हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे भी उत्तराखंड के बच्चों को भी इस दिशा में पारंगत कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक रुड़की पहुंचे, जहां पर उन्होंने सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी शामिल हुए। वहीं सांसद खेल महोत्सव के तहत टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। और इस दौरान सांसद निशंक ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने उत्तराखंड राज्य का गौरव बढ़ाया है। इनको राज्य सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता था इन खिलाड़ियों को, लेकिन 2016 के बाद वो लाभ उनको नहीं मिल रहा है सेवाओं में या विभिन्न प्रोत्साहन में। तो हम कोशिश करेंगे, मदन कौशिक जी हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और हरिद्वार के विधायक हैं, उनको भी मैंने कहा है कि राज्य सरकार के सामने इस बात को रखें और हम कोशिश करेंगे कि वो सम्मान उनको मिले। निशंक जी ने एक स्टेडियम की घोषणा की है। मुझे विश्वास है कि जल्दी वो स्टेडियम धरातल पर आएगा। और जो और अन्य कार्य थे, निशंक जी ने कहा भी है कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे। मुझे विश्वास है कि जल्दी वो सारी चीजें आप देखने को मिलेंगी। 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी भी दिखेगी। और इस बार उत्तराखंड की झांकी में मानस खंड की झलक देखने को मिलेगी। झांकी का जायजा लिया न्यूज स्टेट संवाददाता निशांत राय ने, दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड की झांकी इस बार जब आप कर्तव्य पथ पर देखेंगे तो कुछ ऐसे ही लोक कलाकार चोलिया लोक नृत्य को करते हुए नजर आएंगे। और उत्तराखंड की जो झांकी है इस बार कुमायूं मंडल में पर्यटन को और खासकर धार्मिक पर्यटन को किस तरीके से
बढ़ावा दे रही है वो आपको नजर आएगा। इस झांकी में आप देख सकते हैं कि जागेश्वर धाम आपको नजर आ रहा है और जागेश्वर धाम के अलावा जो उत्तराखंड के पहाड़ हैं, जो उनकी खूबसूरती है वो आपको नजर आ रहा है। किस तरीके से आगे बारासिंगा आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बारासिंगा दिखाई देंगे। तो दूसरी तरफ पर्यटन की दृष्टि से जो पहाड़ों की खूबसूरती है वो आपको नजर आएगी। हमारे साथ उत्तराखंड से सूचना विभाग से अधिकारी मौजूद है। सर, बात की जाए तो इस बार इस थीम को रखने की वजह क्या है? इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों और उनके मार्गदर्शन में, क्योंकि स्कंद पुराण में भी केदारखंड और मानसखंड का उल्लेख है, तो मानसखंड के अंतर्गत जो कुमाऊं के जो मंदिर है वो आते हैं और सरकार उन कुमाऊं के मंदिरों में जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं उसको डेवलप कर रही है। तो इसका उद्देश्य ये था कि कुमाऊं क्षेत्र में कैसे पर्यटन बढ़ सकता है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए मानसखंडी का इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन किया जाएगा। और साथ ही जो उत्तराखंड की कला और संस्कृति है उसका छोलिया नृत्य के एक दल है वो भी झांकी के साथ उत्तराखंड की संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। अगर बात की जाए तो कुमाऊं मंडल में जैसे कि हमने देखा जागेश्वर धाम है और सबसे बड़ी बात है कि मानसखंड कॉरिडोर की बात करें तो प्रधानमंत्री का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है वो। ऐसे में पर्यटन को आपको लगता है कि अच्छा खासा बढ़ावा देखने को मिलेगा इस झांकी के बाद? निश्चित रूप से इसका एक संदेश ही है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत सरकार काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री को के मार्गदर्शन में काम कर रही है। तो यदि ये झांकी का प्रदर्शन जब गणतंत्र दिवस की परेड में होगा तो लोगों को उत्तराखंड के जागेश्वर धाम और वहाँ के कुमाऊं के जो मंदिर उसके बारे में पता चलेगा। तो पूरी आशा है कि पर्यटन इससे काफी मात्रा में कुमाऊं क्षेत्र में कि उत्तराखंड में बढ़ेगा। तो पर्यटन उत्तराखंड में बढ़ेगा और मानसखंड की ये झांकी अपने आप में दिखलाती है कि उत्तराखंड में केवल गढ़वाल ही नहीं बल्कि कुमाऊं मंडल में भी बहुत कुछ है। चाहे धार्मिक पर्यटन की बात की जाए, चाहे वहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती की बात की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट, दिल्ली। उधम सिंह नगर में जसपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत के साथ मत्स्य समाज कल्याण विभाग समेत कई विभाग मौजूद रहे। शिविर के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया, साथ ही लोगों को अपने अधिकारों को पाने के बारे में बताया गया। 20 से 22 विभाग यहाँ पे उपस्थित है। हर तरह के जैसे समाज कल्याण है, मत्स्य पालन है और जो हमारे चिकित्सा जो भी विभाग है, होम्योपैथिक है, सारे विभाग हैं यहाँ पे। इनका हमारा ये उद्देश्य होता है कि एक ही सभी विभागों को एक जगह ले दिया जाए ताकि सारे जो समस्याएं हैं, जो डे बाय डे की समस्याएं हैं, उनको हम निदान कर सकें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो न्यायालय नहीं आ सकता तो हमारे यहाँ जो PLV पैरालीगल वॉलंटियर्स उनके माध्यम से हम न्यायालय में आते हैं और उनको निःशुल्क अधिवक्ता हम प्रोवाइड कराते हैं। 1 रुपया भी फीस नहीं लगती है उनको। ये सारी सुविधाओं के साथ हमारा जिला विधिक प्राधिकरण काम करता है। अल्मोड़ा के रानीखेत तहसील के डीडा गांव में अवैध खनन पर प्रशासन ने कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि निजी जमीन पर 600 घन मीटर भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा था। प्रशासन ने मौके पर खनन कर रहे JCB मशीन को अपने कब्जे में लिया है। पीलीभीत का रहने वाला चालक संतोष सैनी खनन की अनुमति के संबंध में पूछा गया तो वो अनुमति पत्र नहीं दिखा पाया। JCB मशीन की कागज दिखाने में भी वो असमर्थ रहा। कंप्लेन था जिसमें एक शिकायत आया था, उसके क्रम में हमने टीम भेजा नायब तहसीलदार के संरक्षण में कानूनगो और पटवारी गए। तो वहाँ मौके पर एक JCB हमें मिला है जिसका परमिशन नहीं था, तो अवैध रूप से JCB चल रहा था, तो उसको हम लोगों ने अभी सीज किया है। इसके अलावा वन विभाग की टीम भी गई थी। कुछ पेड़ों का भी कटने का रिपोर्ट आ रहा है, उसकी भी कार्रवाई की जा रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से रुद्रप्रयाग का मरोड़ा गांव बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जहां पर गांव के कई घरों में दरारें पड़ चुकी हैं तो वहीं कई घर जमींदोज हो चुके हैं। स्थिति यह है कि गांव के रहने लायक भी नहीं बचा हुआ है और जिन पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिला है वो या तो गांव को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन जिनको मुआवजा नहीं मिला है वो परिवार आज भी टूटे फूटे घरों में निवास कर रहे हैं। हालांकि गांव के पीड़ित सभी 70 परिवारों को विस्थापन के लिए प्रशासन ने 21 करोड़ रुपए जारी किए हैं। जल्द ही इन पीड़ितों को मुआवजा राशि वितरित की जाएगी।
देखिए, केदारनाथ धाम में हमारे कार्य जो पुनर्निर्माण के कार्य थे वो 15 जनवरी तक इस बार चालू रहे थे और उसके बाद काफ़ी बर्फबारी हो गई थी, तो हमारी जितनी भी लेबर और कंस्ट्रक्शन टीम्स थे, अधिकारी थे, वो नीचे आ गए हैं और अभी वहाँ पर हमारी सुरक्षा फोर्स तैनात है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर बिजली की व्यवस्था और नेटवर्क टेलीकॉम की व्यवस्था सुचारू चल रही है, जिसकी वजह से हम लोग अभी CCTV कैमरेज के माध्यम से पूरे रूट की और धाम की आदि की निगरानी कर सकते हैं। फोकस यही कि हम लोग सुरक्षा बनाए रखें और जैसे ही मौसम ठीक होगा फरवरी में या फिर मार्च शुरू में, फिर हमारी टीम पुनः जाकर पुनर्निर्माण के कार्य को प्रारंभ करेंगे। सर, देखिए, मरोड़ा गांव के विस्थापन के लिए रेलवेज के द्वारा मुआवजे के रूप में 21 करोड़ की धनराशि मुहैया कराई गई है, जो 70 परिवारों को दी जाएगी और अभी हमारी जो राजस्व विभाग की टीमें हैं वो डेली वहाँ पर विजिट कर रही हैं और जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका कार्य किया जा रहा है और शीघ्र अतिशीघ्र हम पूरा विस्थापन की जो धनराशि उसका आवंटित कर देंगे। और इस बीच अगर कोई और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात होगी जहाँ विस्थापन हो रहा है, जैसे स्कूल आदि, तो उसके लिए भी आगे प्रपोजल भेजा जाएगा। और इन्हीं खबरों के साथ पहाड़ समाचार में फिलहाल इतना ही।